Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the index properties. ये है लेक्चर 2 1A क्योंकि इंडेक्स प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, उनको हम ब्रीफली देखेंगे और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के मेथड्स की, जैसे कि ओवन ड्राइंग, पिक्नोमीटर मेथड, कैल्शियम कार्बाइड, सैंड बाथ, अल्कोहल मेथड, रेडिएशन मेथड और टॉर्जन बैलेंस मेथड। और साथ में छोटा सा पोर्शन स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी देखेंगे और एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो इस चैनल को इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और मैं यहाँ पे हूँ आपकी हेल्प के लिए, ताकि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएँ और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपका फंडामेंटल डेवलप हो। और बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम, अगर आप लाइक नहीं करेंगे और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनसे शेयर नहीं करेंगे तो ये चैनल बढ़ेगा नहीं। हो सकता है किसी स्टूडेंट को ज़रूरत हो तो उसकी सर्च में आए, उसके लिए आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए करिए। और मैं आपको यही बता देता हूँ कि मैं जो लेक्चर कराता हूँ या एक टॉपिक कंप्लीट होने का 25 ईयर्स ऑफ गेट, एसएससी और ईएससी के क्वेश्चन लगाया करो, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूँ, सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड या कोई ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन ही कराऊंगा। मैं समझता हूँ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आपकी ड्यूटी है करना, फॉर्मूले को पूरा एक्सप्लेन मैं यहाँ कर ही दूंगा। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। सो गाइस, इंडेक्स प्रॉपर्टीज, ये वर्ड सॉइल मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको ये पता करना हो कि सॉइल कैसी है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो क्या करोगे? सीधे बोलोगे यार इंडेक्स प्रॉपर्टीज निकाल लो, उससे सॉइल को आइडेंटिफाई कर लेंगे और क्लासिफाई कर लेंगे। मतलब सिंपल है, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे सॉइल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है या क्लासिफाई किया जा सकता है, वो सब आती हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज में। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं बताया जाए। जैसे वाटर कंटेंट की प्रॉपर्टी है, इन सीटू डेंसिटी, इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट। बार बार आपको कई जगह मैं ऑन साइट या इन सीटू लिखता घूमूंगा, समझ जाना ऑन साइट। एक होता है एक्स सीटू, एक्स सीटू का मतलब होता है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में करना। ओके, सो इन सीटू इज ऑन साइट। सी जो हम देखेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टी में वो है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, D is consistency limit, E is activity and F is sensitivity. So ये 6 प्रॉपर्टीज हैं जिनको मिला के हम कहेंगे सब फेल होती हैं किसमें? इंडेक्स प्रॉपर्टीज में। तो आइए सबसे पहले एक उठाते हैं वाटर कंटेंट, यानी कि सॉइल का वाटर कंटेंट कैसे निकाला जाए। तो इसके कई मेथड्स हैं, जैसे कि ओवन ड्राइंग मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, सैंड बाथ, अल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, रेडिएशन मेथड और टॉर्जन बैलेंस मेथड। अब यहाँ पे जो मेरा मेन एम है वो क्या है? आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, गेट और एसएससी जेई के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। उसी को देख के मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पे लेक्चर डेवलप किया है। हल्का फुल्का हम प्रोसीजर देख लेंगे, बट कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं रिटर्न या सब्जेक्टिव वो सारा क्लियर होना चाहिए, उसको देख के ही मैंने बनाया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओवन ड्राइंग मेथड से। जैसे नाम आपको पता चल रहा होगा ओवन ड्राइंग, तो ओवन में ड्राई कर देते हैं। ऑब्वियसली ओवन कहाँ होगा? लैब्स में होता है। साइट पे ले लेके घूमोगे क्या? अरे उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फिर उसको रखना पड़ेगा ढंग से एक जगह पे, तो वो सब साइट पे मेंटेन नहीं हो पाता है। तो हम क्या कहें हैं? इसे लेबोरेटरी मेथड कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं? मॉइस्ट सॉइल को ओवन के अंदर रख देते हैं 110 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितने टाइम के लिए? 24 घंटे के लिए। अच्छा, इसमें क्या करते हैं? इसमें एक टिन का कैन लो, उसको वेट कर लो, से W1 है। ओके, वेट ऑफ कंटेनर है W1। उसके बाद इसी टिन के कैन के अंदर मॉइस्ट सॉइल को भर दो और इसका वेट ले लो, वो हो गया W2। यानी कि W2 इज द वेट ऑफ कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल। अब इस कंटेनर को जो मॉइस्ट सॉइल के साथ एक ओवन में रख दो 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक फॉर 24 आवर्स और चले जाओ। ठीक है, सो सुआ के आ जाओ, अगले दिन खाना वाना खा के आओ, अपना सैंपल निकालो और उसका ले लो तुम वेट।
जब आप वापस से वेट लोगे तो वो ड्राई सॉइल हो चुकी होगी, तो वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल कितना हो जाएगा, उसको न्यूमेरिक W3 हम कह रहे हैं। ओके, तो वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा? वाटर कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया है लास्ट लेक्चर में कि भाई क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड क्या है, यहाँ W3 है, इसमें से अगर मैं W1 माइनस कर दूँ तो ड्राई सॉइल मिल जाएगा, तो W3 माइनस W1 डिनोमिनेटर में तो मिल गया वेट ऑफ सॉलिड्स, और ऊपर चाहिए मेरे को वाटर कंटेंट का वेट, तो वाटर कंटेंट के वेट के लिए W2 में से W3 को माइनस कर देता हूँ, तो यही का हमने किया है। जैसे W2 में से W3 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ वाटर, जो इवेपोरेट हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे वाटर कंटेंट मिल जाएगा। अब इसके साथ साथ और अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, इसके ऊपर कई बार इंजीनियरिंग सर्विस और SSC और इवन गेट में भी क्वेश्चन आ चुका है। क्या कि ऑर्गेनिक सॉइल हो तो ओवन ड्राइंग मेथड में टेम्परेचर कितना रखा जाए, 60 डिग्री सेल्सियस, और जिप्सम सॉइल हो तो कितना रखा जाए, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए बात को? अब एक और टाइप का क्वेश्चन आता है कि जब ओवन के अंदर रखते हैं तो कौन सा वाटर इवेपोरेट होता है। अब ये कौन सा वाटर क्या होता है पीयूष, हमको तो वाटर ही पता है। मैं कहूँगा हाँ यार, जब हम वो एक पढ़ेंगे वाटर मतलब सॉइल के अंदर स्ट्रेस पढ़ेंगे तब और अच्छे से बताऊंगा, बट एक फॉर नाउ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पता रहना चाहिए कि मैं किस वाटर की बात कर रहा हूँ। तो जब भी आप ओवन में ड्राई कर रहे हैं तो वाटर जो इवेपोरेट हो रहा है वो है हाइग्रोस्कोपिक वाटर और फिल्म वाटर। स्ट्रक्चरल वाटर एवोपरेट नहीं किया जा सकता इस टेम्परेचर पे, इसको एवोपरेट करने के लिए 600 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। अब आता है दिमाग में यार आपके कि ये क्या है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, स्ट्रक्चरल वाटर, फिल्म वाटर, ये भी थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया जाए। सपोज करो ये सॉइल का एक पार्टिकल है, तो सॉइल के पार्टिकल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है जो केमिकली बॉन्डेड है उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल वाटर। ये वाटर आप जब पंप से वाटर की सॉइल के थ्रू वाटर निकालें तब नहीं निकलता, आप ओवन में से रख देंगे तब भी नहीं निकलेगा, ये केमिकली बॉन्डेड है। अब क्या होता है एटमॉस्फेयर में या जब बरसात का टाइम आता है तो यहाँ पे सरफेस के ऊपर चार्जेस होते हैं पार्टिकल के, जिसकी वजह से जब वाटर इसके पास आता है तो इनके अंदर होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि डेवलप हो जाता है वीक वैन-डर-वाल फोर्स। तो उस वीक वैन-डर-वाल फोर्स की वजह से थोड़ा सा पानी जो इसके सरफेस पे है वो हो जाता है एडजॉर्ब्ड, इसे कहते हैं एडजॉर्प्शन। तो ये हो गया एडजॉर्ब्ड। तो इसी को कई बार ये एटमॉस्फेयर से भी एडजॉर्ब हो सकता है और जब पानी आता है तब भी, तो हम कहेंगे एडजॉर्ब फ्रॉम मॉइस्चर ऑन सॉइल ग्रेन। तो वो कौन सा है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। आप देख रहे हैं कुछ मैंने डार्क ब्लू से करा हुआ है, तो फर्स्ट लेयर हो गई है वीक वैन-डर-वाल फोर्स की। अभी भी वीक वैन-डर-वाल फोर्स खत्म नहीं हुआ है, अब इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा, तो इसके ऊपर दूसरी वाटर की लेयर वापस से और थोड़े ज्यादा वीक फोर्स से क्या होगी, डाइपोल डाइपोल से इंटरेक्ट होगी और क्या बन जाएगा, एक और फिल्म की लेयर बन जाएगी। उस ऊपर वाली फिल्म की लेयर को कहते हैं फिल्म वाटर। ये भी क्या है, कुछ नहीं, एडजॉर्ब वाटर है फ्रॉम एटमॉस्फेयर या फिर मॉइस्चर दैट हैज केम इनटू द सॉइल फ्रॉम यू कैन से रिवर बेसिन, चाहे प्रेसिपिटेशन कहीं से भी। बट फॉर नाउ यू कैन से कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो यहाँ पड़ा हुआ है, और एक और छोटा सा और थोड़ा सा इफेक्ट रह जाता है तो उसके ऊपर एक और फिल्म लेयर बन जाती है, इसे हम कहते हैं फिल्म वाटर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अच्छा पीयूष अपन जो सॉइल होती है उसके अंदर पंप डाल के निकालते हैं तो उसके अंदर क्या पंप के थ्रू हाइग्रोस्कोपिक वाटर बाहर आता है या फिल्म वाटर बाहर आता है? नहीं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ना हाइग्रोस्कोपिक वाटर बाहर आता है ना फिल्म वाटर बाहर आता है, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण ये चिपके रहते हैं, इनको सिर्फ हटाया जा सकता है ओवन ड्राइंग से। तो ये भी बता दो हल्का सा कि भाई उस पंप से क्या बाहर आता है, उससे बाहर आता है पोर वाटर या फिर ग्रेविटी वाटर। मतलब कि एक और सॉइल ग्रेन होगा, इसके ऊपर हाइग्रोस्कोपिक वाटर और इसके ऊपर फिल्म वाटर, इन दोनों के बीच में होता है कहीं ना कहीं ग्रेविटी वाटर। तो ये ग्रेविटी वाटर को ही हम पंप के थ्रू पुल आउट करते हैं। चलो ये तो हो गया ब्रीफ पार्ट, और हम अच्छे से इसको देखेंगे जब हम आगे के लेक्चर में जाएंगे, वो मैं बता दूंगा। तो फॉर नाउ अब आपको ये ध्यान रखना है, मैंने देखो स्पेशली एक चीज़ लिखी है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड कौन सा है, ओवन ड्राइंग मेथड है। इसके जैसा कोई
एक्यूरेट मेथड नहीं है फॉर डिटरमाइनिंग द वाटर कंटेंट इन द सॉइल। ओके, पिक्नोमीटर मेथड, इसके अंदर एक पिक्नोमीटर बोतल होती है, अगर आपने देखी हो, नहीं देखी हो तो लैब में जाके देख लेना, नहीं तो यार एटलीस्ट इंटरनेट पे इतना तो सर्च कर लो, पिक्नोमीटर बोतल दिख जाएगी। एक खाली सी बोतल होती है, इसके ऊपर एक आप कह सकते हो ब्रास का सा उसका कैप होता है, उसको लगा देते हैं। इस खाली बोतल का वेट ले लो W1। अब इसके अंदर मॉइस्ट सॉइल डाल दो। जब भी मैं मॉइस्ट सॉइल की बात करता हूँ तो सॉइल के अंदर क्या है, सॉलिड्स हैं, कुछ एयर है और कुछ वाटर है, ठीक है। मॉइस्ट सॉइल डाल के इस बोतल के साथ वेट ले लिया W2। अब इस बोतल के अंदर पानी भर दो बिल्कुल टॉप तक, तो इसे कहते हैं इस पूरे वेट को W3, यानी कि अब हमने सॉइल को सबमर्ज कर दिया है पानी के अंदर एक तरीके से। अब इस पूरी की पूरी सॉइल को, पानी को बाहर फेंक दो और एकदम क्लियर वाटर जो है भर दो और इसका वेट ले लो बोतल सहित, वो है W4। अब देखो मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, मैं आपसे बार बार कहता हूं मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, तो डेरिवेशन अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट है देख रहे हैं, ऑब्वियसली अच्छा बना है लेक्चर तो देखोगे, तो उस केस में आप प्लीज़ डेरिवेशन बुक से देख लें। मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले के बारे में समझा रहा हूँ कि वाटर कंटेंट परसेंटेज में हो जाएगा W1 माइनस W2 W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1/G माइनस 1 इंटू 100, सीधे वाटर कंटेंट आएगा परसेंटेज में। अब आप देखो बहुत बड़ा फॉर्मूला, याद कैसे करोगे, इसकी एक ट्रिक है, 1 2 3 4। अपन बचपन में खेलते थे ना, चक्की चलाओ घुमाओ, डैम जो एंड में आएगा उसको देंगे, तो ऐसे ही इस तरीके से आप समझ सकते हो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो बचपन वाली यादें हो गई हैं, 1 2 3 4। तो ये वाला पोर्शन हो गया, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना G1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई G, और ओवरऑल को माइनस कर देना 1 से, फिर 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज में आ जाएगा। सेकंड बात, ये क्विक मेथड है और काफी एक्यूरेट मेथड है, और ये साइट पे भी किया जा सकता है, लैब में भी किया जा सकता है, क्योंकि आप साइट पे बस एक पिक्नोमीटर बोतल लेके जानी है, साथ में एक बैलेंस लेके जाना है। अब यार इतना तो कैरी कर ही सकते हैं साइट पे, है कि नहीं, एक गाड़ी के अंदर। अब इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसपे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये पता होना चाहिए आपको, इसलिए देखो मैंने आप टू द पॉइंट नोट करवाने की कोशिश की आप लोगों को, कि कोर्स ग्रेन सॉइल को वेट करने के लिए डालेंगे वाटर, और फाइन ग्रेन सॉइल मतलब क्ले, सिल्ट, ओके, इनके लिए डालेंगे केरोसिन। यानी कि जो मैंने ये ब्लू ब्लू दिखाया ना W3 में, कोर्स ग्रेन में तो हो जाएगा वाटर, और क्ले सिल्ट के अंदर क्या हो जाएगा, केरोसिन। यहां पे केरोसिन से वेट करोगे, ठीक है। ये टू द पॉइंट समझाने की मैंने कोशिश की है आपको। अब बात करते हैं सैंड बाथ मेथड की। सैंड बाथ मेथड की बात की जाए तो अब ये यूज नहीं होता है, ऐसा क्यों पीयूष, तो देखो उसका रीजन आपको समझ में आएगा। एक कढ़ाई ले लो, सिंपल एक पैन, ठीक है, इस पैन के अंदर आप भर दो सैंड, ये जो आपको थोड़ा सा ग्रे कलर में दिख रहा है ये है सैंड। सैंड के अंदर डाल दो टिन, टिन के वो केन जिनके अंदर है मॉइस्ट सॉइल। ओके, ये मॉइस्ट सॉइल दिख रहा है आपको, आप कहेंगे ये जो ब्राउन कलर में है ये मॉइस्ट सॉइल है टिन के साथ। अब इसके अंदर रख दिया और नीचे से लगा दी है इसमें आग, यानी कि एक बर्नर रख दिया है दैट इज कॉन्स्टेंटली हीटिंग द पैन। अब इस पेन को है ये हीट करेगा, ये हीट किसको दे रहा है, सैंड को दे रहा है। सैंड से हीट किस पे जा रही है, ये टिन के इनमें जा रही है और इसमें से इवेपोरेशन होगा, फिर हम इसको बाहर निकालेंगे और फिर इसको दोबारा से वेट कर लेंगे, तो वो W2 आ जाएगा, इनिशियल सपोज करो W1। अब एक बात बताओ, यहाँ तो जो ओवन ड्राइंग है यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कंट्रोल कर रहा है ओवन, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, क्या सैंड बाथ मेथड में कंट्रोल किया जा सकता है टेम्परेचर? आंसर है नहीं। जब किया ही नहीं जा सकता है तो ये कभी भी आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा ही नहीं। इनफैक्ट अगर गलती से अगर आपने सैंड बाथ मेथड ऑर्गेनिक सॉइल के लिए यूज़ कर लिया तो ऑर्गेनिक सॉइल अंदर जल और जाएगी। क्यों? क्योंकि ओवन ड्राइंग में मैंने आपको बता दिया है कि जिप्सम वाली सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल के 60 डिग्री रखो। क्यों? क्योंकि अगर भाई 100 तक हुआ ना तो इसमें खुद ही ये बर्निंग स्टार्ट हो जाती है ऑर्गेनिक कंटेंट की। इस वजह से ये बहुत ही बेकार मेथड है और अब तो यूज़ भी नहीं होता यार। अब सब जगह ओवन आ गए, इलेक्ट्रिसिटी है। कौन से 50-60 साल पहले की बात थी जब कुछ भी नहीं था तो यही था, वो वाला हिसाब है, कुछ नहीं से कुछ सही अच्छा, तब था सैंड बाथ। बस पता होना चाहिए नाम आप लोगों को। अब देखो ह्यूमन की नेचर क्या है, हमको एक और मेथड मिल जाए,
एक और मिल जाए, एक से काम नहीं चल रहा है, इसमें जलाना पड़ रहा है, कभी कोयला जला दिया, कभी गैस नहीं मिलती थी, कभी वुड से ही जला रहे हैं, ऑन साइट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही बेकार मेथड था, खराब मेथड था। तो अब उसके अलावा हमने क्या किया, दूसरा मेथड यूज करा, एल्कोहल मेथड। इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं यार, जो मॉइस्ट सॉइल है ना, इसके अंदर मिथाइलिटेटेड स्पिरिट को ऐड कर दो। ये ऐड करते हुए दिखाया मैंने ग्रीन ग्रीन में आपको। अब ऐड करोगे तो ये ऐसे कुछ हल्की सी लेयर, और कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ एड्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा कुछ सरफेस पर रहेगा, कुछ बॉडी में चला जाएगा। अब इसमें लगा दो आग, ये बत्ती देख रहे हो, आग लगाओ। जैसे ही आग लगाओगे इसमें आग लग जाएगी, एकदम विगोरस रिएक्शन सी होगी, एकदम फटाफट वाटर का इवेपोरेशन होगा गैसियस फॉर्म में, और नीचे रह जाएगी ड्राई सॉइल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे भी टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है दोस्तों। अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है तो वापस से वही प्रॉब्लम, अगर ऑर्गेनिक सॉइल यूज कर ली तो पता लगा सॉइल ही जल गई। ठीक है, तो ये भी मेथड यूज नहीं करना है। बस एग्जाम में टिक करने के लिए पता होना चाहिए कि अल्कोहल मेथड भी है, और इसमें क्या डालते हैं, मिथाइलिटेटेड स्पिरिट। वाह, ठीक है, 2 मेथड नॉन यूज के निकले, राहत की सांस मिल रही होगी स्टूडेंट्स को। चलो आओ, तो मतलब हमें साइट पे अभी जरूरत है एक ऐसे मेथड की जो तुरंत काम कर सके। तो अब क्या किया जाए, तो अब यूज होता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ये काफी इन यूज मेथड है साइट पे, और इसके अंदर क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में 6 ग्राम ऑफ मॉइस्ट सॉइल डालते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड पाउडर को इस मिक्स के साथ काफ़ी विगोरसली 5-10 मिनट तक मिक्स करा जाता है। विगोरसली मतलब जोर जोर से हिला हिला के मिक्स कर रहे हैं, और इसके बाद एसिटाइलिन जो गैस होती है वाटर के साथ मॉइस्चर कंटेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस होगी। तो इस गैस के प्रेशर को हम लोग मेजर करेंगे, और उससे आइडिया लग जाता है अप्रॉक्सीमेटली कि सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट कितना रहा होगा। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, उस हिसाब से लग रहा होगा काफ़ी मतलब पोर्टेबल मेथड है। हाँ बिल्कुल, एक हाथ में आपके आ जाता है, ये देखो हाथ में पकड़ रखा है किसी ने, है कि नहीं। तो इतना छोटा सा होता है, इसके अंदर डाल देंगे कैल्शियम कार्बाइड के साथ मॉइस्ट सॉइल, और यहाँ पे प्रेशर जो है इसके थ्रू नोट हो जाएगा। इसके प्रेशर नोट हो गया तो इसके साथ साथ एक गाइड मिलती है जहाँ पे बताया होता है इस प्रेशर का मतलब अप्रॉक्सीमेट इतना वाटर कंटेंट है वगैरह वगैरह, और फॉर्मूला दिया होता है मैन्युफैक्चरर ने। तो उससे आइडिया लग जाता है कि सॉइल के अंदर कितना वाटर कंटेंट है। तो ये कैसा मेथड है, ये ऑन साइट मेथड है। अब आपसे कोई पूछे कि ऑन साइट मेथड कौन सा है जिससे जल्दी यूज़ करना है, ना एल्कोहल मेथड यूज़ करना है, ना सैंड बाथ मेथड यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है, कैल्शियम कार्बाइड यूज़ करना है। क्योंकि बस एक अपने को एक ये लेके चलना है, और एक कैल्शियम कार्बाइड पाउडर की बोतल लेके चलनी है, अंदर डाला सब काम हो गया। आप कहेंगे पिक्नोमीटर भी तो है, पर उसके लिए फिर वेट बैलेंस भी चाहिए, थोड़ा इसको सही से रखना भी पड़ता है। तो इस वजह से पिक्नोमीटर को अवॉइड किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड को यूज़ किया जाता है। अब आप बोलेंगे यार इंसानों ने इतनी तरक्की की है तो और भी मेथड होंगे। मैं कहूँगा बिल्कुल, हम रुक थोड़ी सकते हैं इंसान लोग। और लो, एक सबसे महंगा मेथड, रेडिएशन मेथड। पता नहीं ये क्या है, बस ये थियोरेटिकल है, कभी यूज़ होते हैं मैंने देखा नहीं। इसका रीज़न भी अब आपको पता चलेगा। ये बड़ा ही रेडियो एक्टिव मेथड है। अब इसमें क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है कोबाल्ट 60, उसको स्टील केसिंग के अंदर डाल देते हैं एक साइड में, और दूसरी स्टील केसिंग में होता है डिटेक्टर, और बीच में है ऑब्वियसली मॉइस्ट सॉइल। अब ये जो C60 है, ये क्या है, रेडियो एक्टिव मटीरियल है, तो ये रिलीज करेगा न्यूट्रॉन्स। करने दो भाई, ये न्यूट्रॉन रिलीज करेगा तो जो सॉइल है उससे तो निकल जाता है, पर जो वाटर जो होता है, स्पेशली वाटर का जो हाइड्रोजन है, उससे स्ट्राइक करके न्यूट्रॉन अपनी एनर्जी को खो देता है, कुछ पोर्शन ऑफ एनर्जी को। तो जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी का होगा लॉस। ठीक है, अगर एनर्जी का लॉस होगा, ये डिटेक्ट हो जाए डिटेक्टर के थ्रू, पता चल जाएगा कि सॉइल के अंदर कितना वाटर कंटेंट है। तो बस इस तरीके से निकाल लिया जाता है वाटर कंटेंट। तो अब आप समझ रहे हैं इसका डिसएडवांटेज क्या। अरे भाई रेडियो एक्टिव है, फालतू में छोटी सी मिस्टेक, एक थोड़ा सा क्रैक हो गया, टूट टाट गया, तो रेडियो एक्टिव रेज ह्यूमन बॉडी पे स्ट्राइक कर सकती हैं, एंड दिस कुड बी अ कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट फॉर दैट एक्सपोज्ड ह्यूमन बीइंग। सो इसीलिए इसको अवॉइड करते हैं। और जब कैल्शियम कार्बाइड है, पिक्नोमीटर है, तो काय को इतनी यार रिस्क लें, काम हो जाएगा।
अच्छा, एक और क्विक मेथड है, अगर आपको लैब के अंदर ही बहुत फास्टली काम करना है, और मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में कंपलसरी होता है हर बच्चे के लिए ये वाला मेथड, इसे कहते हैं टॉर्जन बैलेंस मेथड। टॉर्जन बैलेंस मेथड में 2 स्टेजेस हैं, मैं कहूँगा 2 पार्ट्स हैं। एक है इंफ्रारेड लैंप, दूसरा है टॉर्जन बैलेंस। ये देखो इंफ्रारेड लैंप ये रहा, और ये जो है ना वेइंग स्केल, ये है टॉर्जनली बैलेंस। टॉर्जनली बैलेंस मतलब एक टॉर्शनल स्प्रिंग होती है ऐसे, वो हेल्प करती है वेट को डिटेक्ट करने में। जो सॉइल का होगा क्रूसिबल इस पर रख देंगे। होता क्या है, ये लैंप जो है इंफ्रारेड है और 250 वाट के आसपास होता है, 220 वोल्ट, इंडिया में 220 वोल्ट चलता है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी पैदा कर देता है विद इन फ्यू मिनट्स, जिसके चलते जो सॉइल यहाँ पे आपने क्रूसिबल के थ्रू यहाँ रखी होगी, उसमें क्या वाटर कंटेंट का क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इवेपोरेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ये बहुत सेंसिटिव स्केल होता है, जिसको आप यहाँ से रीड करते हो, देख रहे हो, यहाँ से रीड करोगे, ये क्या होता है, वाइब्रेट करने लगता है। तो वाइब्रेशन की वजह से निडल होती है ना, ये ऐसे ऐसे ये ऊपर नीचे जो मार्किंग है घूमती रहती है, घूमती रहती है, तो वो ना घूमे, वो बैलेंस रहे, इसलिए इसमें यूज करते हैं टॉर्जन बैलेंस। तो यहाँ पे इंफ्रारेड ने पानी उड़ा दिया, पानी उड़ाएगा तो हल्का हल्का वाइब्रेशन आ रहा होगा, एक्यूरेट रीडिंग के लिए लगा दिया एक टॉर्शनल बैलेंस, जिसके बाद पानी इवेपोरेट हो गया है, और अब बच गई है ड्राई सॉइल। हमें पता चल गया विद इन 2 आवर्स कि भाई कितना वाटर कंटेंट था सॉइल के अंदर। तो आपको मैंने साफ साफ देखो लैपटॉप स्क्रीन पे या जो भी आपकी स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन, आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी क्विक मेथड है। मैंने बताया 2 आवर्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, सब कुछ पता चल जा रहा है आपको, वाटर कंटेंट मतलब वाटर जो है इवेपोरेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है, पता चल जा रहा है, और ये बहुत ही एक्यूरेट भी है। सो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट ओवन ड्राइंग इज कंसिडर्ड मच मोर बेनिफिशियल बिकॉज इसमें एक्सीलरेटेड हीटिंग है। हर एक सॉइल एक्सीलरेटेड हीटिंग को प्रिफर, या ये कहूँ अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पाती है, तो प्रेफरेंस कौन सा रहेगा सबसे मोस्ट एक्यूरेट के लिए, ओवन ड्राइंग। ओवन ड्राइंग स्लो स्लो काम करता है, बट अच्छे से रिजल्ट देता है, परेशानी नहीं देता है। बाकी सारे मेथड में कोई ना कोई ड्रॉबैक आपको दिख जाएगा। अब यहाँ तक आ गए हैं, पिक्नोमीटर की बात हुई तो आप में लैब ने पक्का आपने निकाली होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैंने सोचा मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को एक बार अलग से पढ़ा चुका हूं, बट फिर से इस बार विद फॉर्मूला भी समझा देता हूं कि क्या करते हैं। आपने वाटर कंटेंट के अंदर डाली होती है पिक्नोमीटर में क्या, मॉइस्ट सॉइल, बट जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं यानी कि कैपिटल जी, तो पिक्नोमीटर बोतल में डालते हैं ओवन ड्राइड सॉइल। ध्यान रखना यहां पे कौन सी डाली है, ओवन ड्राई सॉइल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का मास है W2, मतलब यहां पे ऑब्वियसली W2 मतलब बोतल प्लस सॉलिड का मास, तो ये सॉइल है ओवन ड्राइड। अब इसी के अंदर आप पानी डाल दोगे तो थोड़ी सी मॉइस्ट की बजाय सैचुरेटेड हो जाएगी कुछ देर में, फिर इसका वेट कर लेना W3, फिर वही सारा ये ताम झाम फेंक दो, इसके अंदर एकदम साफ क्लीन वाटर भर के इसका वेट ले लो। अब मैं ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं घुसूंगा, डेरिवेशन नहीं करूंगा, बट एक कंसेप्चुअल लर्निंग करा जाऊंगा कि आपको कभी भी अपनी लाइफ में ना स्पेसिफिक ग्रेविटी को लेके कहीं पे भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे रिटर्न एग्जाम हो, चाहे एक ऑब्जेक्टिव हो। देखो जब भी मैंने आपको जी पढ़ाया तो मैंने आपको ये बताया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू यूनिट वेट ऑफ सैंपल, यहाँ पे सैंपल क्या है हमारा, सॉइल है, डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ अच्छे से। अच्छा, यूनिट वेट क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं बस सिंपल बता रहा हूँ, रो जी। अच्छा, यहाँ पे भी रो जी, ठीक है, हटाओ इसको यार। अच्छा, रो क्या है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इसकी बिल्कुल जो आपकी फिजिक्स वाली जो होती थी वो क्या होती थी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय इक्वलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, एट ऑब्वियसली फिजिक्स में तो 4 डिग्री था, और मैंने आपको बता दिया IS कोड ने हमको साफ बोला है 27 पे लेना। तो उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखो, और एक बार मेरे साथ यहाँ पे इस पोर्शन को अब देखो फिर से।
तो यहाँ पे क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इक्वलेंट सॉइल मास डिवाइडेड बाय सेम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया है तो सिर्फ बच गया है वेट ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय इक्वलेंट मास ऑफ वाटर, इक्वलेंट वॉल्यूम मास ऑफ वाटर टू बी प्रिसाइसली डिफाइंड। ओके, तो वेट ऑफ सॉइल ड्राई सॉइल डिवाइडेड इक्वलेंट वॉल्यूम मास ऑफ वाटर। अब आ जाओ इधर के अंदर। अच्छा, ड्राई के लिए क्या निकालोगे, W2 माइनस W1 कर दूं, ड्राई मास निकल जाएगा। ओ बिल्कुल, W2 माइनस W1। अब इक्वलेंट वॉल्यूम मास ऑफ वाटर ये कैसे निकलेगा, चलो ये देखो। एक काम करो, W3 में से W4 माइनस करते हैं तो आप ये वाला वाटर का पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैंसिल, और यहाँ पे आप कहोगे ये जो वॉइड्स के अंदर ये सॉइल है, इसके अंदर पानी है, और यहाँ पे सिर्फ इस पोर्शन में पानी है, तो आप माइनस कर रहे हो तो आपको मिल रहा है, यहाँ से ध्यान से देना, इसके वॉइड के अंदर का जो पानी है वो माइनस हो चुका है, इधर बचेगा क्या, W3 माइनस W4 करने का मतलब है, मैं इसको लिख ही देता हूँ अच्छे से आप लोगों के लिए, W3 माइनस W4 करने का मतलब है सॉलिड का वेट माइनस इक्वलेंट वॉल्यूम सॉइल, सॉरी इक्वलेंट वॉल्यूम वाटर मास। सिंपली जो मैं कहना चाहता था वो हमें यहाँ मिल चुका है, हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए। आप बस इसको जरा ध्यान से सोचना कि यहाँ पे सॉलिड्स होंगे और उसके बीच वॉइड्स में पानी है, तो यहाँ पे भी बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है, तो वॉइड वाला पानी तो माइनस हो गया, प्लस साथ में जो इक्वलेंट वॉल्यूम है सॉलिड्स का उसके बराबर वाला पानी भी तो माइनस होगा, है कि नहीं। तो WS माइनस इक्वलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर मास यहाँ आ गया, मेरे को तो सिर्फ ये चाहिए डिनोमिनेटर में। तो एक काम करता हूँ, जो सॉलिड वाला है उसमें से ही W3 और W4 को माइनस कर देता हूँ, तो यही अपन ने किया है। और WS क्या है, बेसिकली W2 माइनस W1। तो W2 माइनस 1 में से ये W3 माइनस W4 को देखो माइनस कर दिया गया है। आई बात समझ में, ये बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, कुछ नहीं, सॉलिड्स है, ये क्या था, सॉलिड्स माइनस इक्वलेंट वॉल्यूम वाटर मास, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बच जाएगा इक्वलेंट वॉल्यूम वाटर मास, और यही हमारा G है, और ये निकल के आ जाएगा। ऑब्वियसली मैंने आपको दिखा दिया, IS कोड ने बोला है सब कुछ करना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बट क्या हमारे पास हमेशा 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नहीं बाबा नहीं होता है, तो कई बार T डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 27 निकालना हो तो GT स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर T डिग्री सेंटीग्रेड पे और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे डाल देने का। चलो ठीक है, अब देखो मैंने जो आपको फॉर्मूला समझाया है इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं गेट में, इंजीनियरिंग सर्विस के और SSC JEE के। ऑब्वियसली मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप फॉर्मूला करा दिया, उस फॉर्मूले का मीनिंग समझा दिया है, प्लीज़ इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उसकी प्रैक्टिस करो। अब एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के निकाला है जहाँ आप थोड़ा परेशान हो सकते हो, उस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने निकाल लिया है। अब ये क्वेश्चन देखो, मास ऑफ एम्प्टी बोतल इतना है, ओवन ड्राइड क्ले, ध्यान रखना क्ले है यानी कि फाइन ग्रेन सॉइल है, और बोतल का मास यानी कि M2 यानी सॉरी W2 अपन W यूज़ करते हैं, W यूज़ करेंगे, W2 83.49, मास ऑफ बोतल प्लस क्ले। अब क्ले है तो कैरोसिन यूज़ करना चाहिए वेटिंग के लिए, बिल्कुल, देखो कैरोसिन उसका भी वेट दे दिया है, और बोतल को खाली करके सिर्फ कैरोसिन भर लिया, उसका भी वेट ले लिया है। ठीक है, सारी की सारी रीडिंग 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही निकाली गई हैं। हमको चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कैरोसिन, अच्छा सॉरी, हमको चाहिए क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कैरोसिन इज 0.773 एट 27 डिग्री सेल्सियस दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कैरोसिन भी, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 है और 27 पे इतना है, ठीक है। अभी ये फॉर्मूले में रखना है, बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोग बताऊंगा। तो W
W1, W2, W3, W4 सबकी वैल्यूज़ आपने यहाँ लिख ली। अब हमें फॉर्मूला पता है G इज इक्वल्स टू W2 माइनस W1 और ये W2 माइनस W1 माइनस ओवरऑल W3 माइनस W4, ये पता है। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है वेटिंग के लिए? कैरोसिन। यहाँ पे G जो आने वाला है स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके रेस्पेक्ट में आएगा? कैरोसिन के रेस्पेक्ट में आएगा। और असलियत में हमें पता है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो किसके रेस्पेक्ट में निकाली जाती है? स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है? वाटर। यानी कि मैं कैरोसिन के रेस्पेक्ट में निकालूंगा, फिर इसको वाटर के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लूंगा। तो सबसे पहले कैरोसिन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। इधर रख दिया W2, W1 और W3, W4 की वैल्यूज, और हमने सॉल्व किया, आया 3.44। ये किसके रेस्पेक्ट में आया है? कैरोसिन के रेस्पेक्ट में आया। अब हमें कैरोसिन का G पता है, कितना है? ये है 0.773। तो इसको वाटर के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है, कर देते हैं। तो जो कैरोसिन के रेस्पेक्ट में आया है उसके G के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिल जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर। क्या? आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू वाटर। अगर आपने कैरोसिन के रेस्पेक्ट में कर लिया है तो उसके G से मल्टीप्लाई करना है हमें मिल जाएगा वाटर के रेस्पेक्ट में। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में ये यहां रुका नहीं, इस नालायक ने बोला हमको तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ला के दो सॉइल की एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था, अब इसको भी यूटिलाइज कर लेते हैं। आ जाओ, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 27 पे हमको पता है 2.66 है सॉइल की, ठीक है। सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 27 डिग्री सेंटीग्रेड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर के रेस्पेक्ट में हमें पता है। हमें तो 4 डिग्री पे चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 4 डिग्री पे, और यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी है 27 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे। हमें मिल जाएगा सॉल्व करने पे 2.649, यानी कि 4 डिग्री पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल हो जाएगी 2.65, और वही 27 पे है 2.66। तो ये वो क्वेश्चन था जहां पे आप कंफ्यूज हो सकता है कि गेट और ESE SSC JEE के ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आएंगे, सब्जेक्टिव में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि जहां पे कैरोसिन बोल दे और कैरोसिन के बाद पूछे बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल क्या है। तो भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल हमेशा निकलेगी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और उसके लिए क्या करना है? कैरोसिन के G से मल्टीप्लाई कर देना, करेक्ट। तो चलता हूं, और जाने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं सब्सक्राइब कर दो और स्पेशली इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अब मेरे को समझ में आया है कि यार यूट्यूब का एल्गोरिदम ही ऐसा है, अगर आप लाइक नहीं करोगे तो ये किसी की सर्च में शो नहीं होगा, सर्च में शो नहीं होगा तो किसी की हेल्प कैसे होगी। सो साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।